हेलो फ्रेंड्स, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स बेसिकली होते क्या हैं, साथ ही साथ सेबी के जो नए नॉर्म्स आए हैं वो क्या हैं और उनका हमारे ऊपर यानी कि रिटेलर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे एनालाइज करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट होगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि बेसिकली म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड दोस्तों, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक तरीके से ये भी शेयर बाज़ार या शेयर बाज़ार से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ही होती है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करके हम कोई थर्ड पार्टी, जिसको हम एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, हम उसको पैसा देते हैं। वो पैसा हम एसआईपी की फॉर्म में दे सकते हैं, लमसम की फॉर्म में दे सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हम लोग वो पैसा दे सकते हैं। जो ये एएमसी या जो एजेंसी होती हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, 15-15 20-20 साल पुराना एक्सपीरियंस होता है। उनके पास फंड मैनेजर होते हैं जो अपने हिसाब से हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और बदले में हमसे एक पर्टिकुलर फीस चार्ज करते हैं जिसको हम एक्सपेंस रेशो बोलते हैं। तो बेसिकली दोस्तों म्यूचुअल फंड क्या है, एक तरीके से हमारा शेयर बाज़ार के अंदर ही इन्वेस्टमेंट है, उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट है। फ़र्क इतना है कि वो हम लोग किसी थर्ड पार्टी या एजेंसी से कराते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं सेबी के नए नॉर्म्स। उससे पहले एक बार मैं बता दूं कि सेबी क्या है। सेबी का फुल फॉर्म है दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे कि आरबीआई जो होता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों के ऊपर काम करता है, ऐसे ही हमारा सेबी है। जो भी हमारा मार्केट से रिलेटेड जितने भी हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन हैं, इन सब का जो फ्रेमवर्क तैयार करने का काम है, जो भी रेगुलराइजेशन का काम है, वो सेबी करता है। तो सेबी का आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेबी के नए नॉर्म समझते हैं। तो सेबी ने क्या बोला है, ये जो सेबी का जो नए नॉर्म है सिर्फ मल्टी कैप के लिए है। ठीक है, ये चीज़ एक बार मैं क्लियर कर दूं आपको। सेबी के जो नए नॉर्म्स है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मल्टी कैप के लिए है। उन्होंने ये बोला है कि मल्टी कैप के अंदर आपका जितना भी पैसा लगेगा, जितना भी उसके अंदर जो एसेट होगा, उसका 75% मिनिमम यानी कि एटलीस्ट 75% डायरेक्ट इक्विटी यानी कि शेयर के अंदर उनको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यह है पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि जितने भी हमारे मल्टी कैप के अंदर जो सेक्शन होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप है, मिड कैप है और स्मॉल कैप है, उन सभी के अंदर उसको मिनिमम 25% तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था दोस्तों कि जो फंड हाउसेस थे वो नाम तो मल्टी कैप रहता था, लेकिन लार्ज कैप के अंदर उनका जो एक्सपोजर होता था मल्टी कैप में, वो 70-80% तक वो इसके अंदर लार्ज कैप वाले इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो डाल देते थे। ठीक है, लार्ज कैप वालों में वो इतना डाल देते, हालांकि स्कीम मल्टी कैप की है। उसी को दूर करने के लिए, उसी को रेक्टिफाई करने के लिए सेबी ने नया नॉर्म्स बनाया है कि अब एटलीस्ट 25% इन तीनों में इनको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और कंप्लायंस के लिए उन्होंने टाइम भी बोल दिया है कि 31 जनवरी 2021 तक आपको ये कंप्लायंस पूरी करनी पड़ेगी। एक बार मैं निफ्टी का चार्ट आपको समझाता हूँ कि बेसिकली ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी निफ्टी के पर्सपेक्टिव में कौन सी होती हैं। ये देखिए आपके सामने चार्ट है। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इनकी रैंकिंग की हुई है, मतलब कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो नंबर 1 है वो सबसे पहले होगी, और जो पीछे होगी, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में बाद में आएगी, वो पीछे आएगी। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी 100 है, यानी कि जो इंडिया के अंदर जो लिस्टेड कंपनी है उनमें जो टॉप 100 कंपनी है वो निफ्टी 100 के अंदर आएंगी, और ये सारी की सारी लार्ज कैप होंगी। ठीक है, यानी कि जो हमारा लार्ज कैप वाला जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो इन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा मिड कैप, जो कि 100 से लेके 250 तक जो कंपनी है वो हमारी आएंगी मिड कैप के अंदर। यानी कि अगेन जो मिड कैप वाला म्यूचुअल फंड होगा वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। और 250 जो प्लस है
वो सारी कंपनी हमारी आएंगी स्मॉल कैप के अंदर। तो सेबी के नए नियम के हिसाब से जो मल्टी कैप वाला म्यूचुअल फंड होगा उसको 25-25% तीनों के अंदर इन तीनों कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन तीनों टाइप्स की कंपनीज में। ठीक है, यानी कि 100 टॉप 100 वाली में 25, फिर 100 से 250 वाली में 25 और फिर 250 प्लस वाली में 25। तो ये था हमारा सेबी का नया नॉर्म जो आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसके इफ़ेक्ट और देख लेते हैं कि हमारे ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। सबसे पहले बात करते हैं रिटेलर की। देखिए दोस्तों, सेबी हुआ, आरबीआई हुआ, जो भी हमारी ये गवर्निंग बॉडी होती है, जो हमेशा जो नियम निकालती है, जो नॉर्म्स निकालती है, वो रिटेलर के फ़ायदे के लिए ही होता है। क्योंकि अभी तक हम मल्टी कैप में पैसा लगा रहे थे लेकिन हमारा पैसा लार्ज कैप में लग रहा था, इसीलिए रिटेलर को एज ए रिटेलर हमें इसको लॉन्ग टर्म में या आगे चल के ज़रूर इसका हमें फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं फंड मैनेजर की। देखिए, फंड मैनेजर का हेडेक बढ़ गया इससे, क्योंकि अभी तक वो अपनी मनमानी कर रहा था, उसकी मनमानी अब नहीं चलेगी, तो फंड मैनेजर को इससे थोड़ा बहुत नुकसान होगा। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के अंदर आती है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि मल्टी कैप के अंदर अब उनको 25% देना पड़ेगा इन कंपनियों को, स्मॉल कैप और मिड कैप को, तो ऑब्वियस सी बात है इससे इन कंपनियों को फ़ायदा होगा। खासकर रिसेशन के टाइम पे जब ये जो मल्टी कैप फंड थे जो लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट हो जाते थे, अब वो शिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनको कंपलसरी 25-25 तो इनको देना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के इन कंपनियों को जो स्मॉल कैप और मिड कैप है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा सेबी के इस नए नॉर्म से। चलिए दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं जो हमें म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते टाइम जिनको हमें ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है टारगेट और गोल, यानी कि जो भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, एसआईपी करें, लमसम करें, वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि आपका बच्चे की एजुकेशन है, बच्चों की शादी है, तो उससे रिलेटेड हमारा कोई ना कोई गोल ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, टाइम और ड्यूरेशन। यानी कि अगर हम शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो मिनिमम टाइम होराइजन है कम से कम 3 साल का तो होना ही चाहिए। जितना लंबा होगा उतना ही हमें इससे बेटर होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि हमें रेगुलर की बजाय डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिकली रेगुलर जो होता है वो हमारा किसी एजेंट के थ्रू होता है। जनरली इसके अंदर हमारे बैंक आते हैं जो एजेंट होते हैं और उनका कुछ एक पर्टिकुलर कमीशन होता है। तो बेटर है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपका म्यूचुअल फंड है उसकी हर 6 महीने के अंदर आप परफॉर्मेंस ज़रूर चेक कीजिए। अगर वो अपनी कैटेगरी के अंदर कम से कम वो टॉप 10 के अंदर ज़रूर होना चाहिए। अगर वो टॉप 10 के अंदर नहीं है तो आप चाहें तो अपने म्यूचुअल फंड को स्विच कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, उसी के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक जनरल मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप एक मल्टी कैप लीजिए, एक लार्ज और मिड कैप लीजिए और एक स्मॉल कैप लीजिए, यानी कि 3 म्यूचुअल फंड आपके लिए एनफ है। और लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा स्मार्ट एसआईपी। स्मार्ट एसआईपी का मतलब है दोस्तों कि जो आपकी रेगुलर एसआईपी जा रही है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए उसको। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट आपको करेक्शन देती है, यानी कि अगर मार्केट आपका 10% के अराउंड टूट गई है, 15% के अराउंड टूट गई है, तो उस पीरियड के अंदर आप कोशिश कीजिए अपनी एसआईपी को डबल कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। और अगर मार्केट 30 से 40% तक करेक्ट हो गई है तो ऐसे टाइम पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका जो रिटर्न होगा वो औरों से बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब देखते हैं जो हमने आपको जो अलग अलग सेक्टर में हमने आपको जो फंड बताए हैं,
कि ये हमारा लार्ज कैप के अंदर अच्छा होना चाहिए, हमारा मिड कैप के अंदर अच्छा होना चाहिए, तो उनका बेसिस क्या 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 क्राइटेरिया हमने उसके लिए लिए सिलेक्शन के लिए। क्राइटेरिया दोस्तों मैं हमेशा हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ कि आप भी इसको खुद जाके इसको कर सकें, आपको किसी वीडियो देखने की बाद में ज़रूरत ही ना पड़े। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है हमारा रिटर्न, यानी कि पिछले 5 साल का हम ज़रूर उसका रिटर्न चेक करते हैं कि उसने कम से कम 15% एवरेज रिटर्न ज़रूर दिया हो। नेक्स्ट है हमारा उसका परफॉर्मेंस, उसका पीयर्स के साथ उसकी कैसी परफॉर्मेंस है और वो परफॉर्मेंस उसकी कंसिस्टेंट है या नहीं है। ऐसा नहीं कि उसने 1 साल अच्छा रिटर्न दे दिया, 2 साल अच्छा रिटर्न दे दिया, लेकिन वो लगातार अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा हो। तो कम से कम वो जो पीयर्स है उसके उस कैटेगरी के अंदर, उसके अंदर टॉप 10 के अंदर वो ज़रूर होना चाहिए। साथ साथ जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो फंड मैनेजर का है, यानी कि फंड मैनेजर का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस कम से कम 15 साल पुराना होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और कम से कम वो 5 साल पुरानी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM, जो हमने लिया है कम से कम 1500 करोड़ का AUM तो उस फंड या उस स्कीम के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंस रेशियो या एग्जिट लोड। देखिए एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो फी चार्ज करते हैं हमारे म्यूचुअल फंड वाले हमारे फंड को मैनेज करने के लिए, तो वो जो फ़ी है वो कम से कम होनी चाहिए, तभी हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एग्ज़िट लोड भी कम से कम होना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि कोई जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो किस तरीके से मैनेज हो रहा है, यानी कि एक्टिवली मैनेज हो रहा है या पैसिवली मैनेज हो रहा है। मतलब कि जो हमारा फंड मैनेजर है वो हमारी स्कीम को रीबैलेंसिंग या रीचेकिंग करता रहता है या नहीं करता रहता है, कि कम से कम 6 महीने के अंदर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो फंड जो उन्होंने म्यूचुअल फंड में लिया है वो सारे परफॉर्म अच्छा करें, कुछ ऐसे भी फंड होंगे जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो जो अच्छा फंड मैनेजर होता है वो ऐसे फंड को निकाल देता है और बढ़िया ऐसे जो शेयर होते हैं उनको निकाल देता है और बढ़िया शेयर को ऐड कर लेता है। तो यानी कि उस कम से कम साल में एक बार जो सफलिंग करता है तो वो अच्छा फंड मैनेजर है। और लास्ट है हमारी स्कीम, जो स्कीम है वो भी कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ क्राइटेरिया थे। अब लास्ट स्लाइड है दोस्तों आपके सामने, ये देखिए हम जितने भी मैंने क्राइटेरिया पीछे डिस्कस किए, सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपके सामने ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है। ये देखिए लार्ज कैप के अंदर नंबर 1 हमारा एक्सिस ब्लू चिप है, देन हमारा मिराई का है और देन है हमारा कोटक का। ऐसे ही लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के अंदर हमारा मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है जो कि काफ़ी शानदार फंड है दोस्तों। फिर कैनरा रोबेको है, फिर कोटक अपॉर्चुनिटी है, फिर है हमारा मिड कैप के अंदर एक्सेस अगेन DSP है एंड कोटक है। स्मॉल कैप के अंदर देखिए एक्सेस फिर से टॉप कर रहा है, फिर SBI स्मॉल कैप है और फिर निप्पॉन, जो पहले रिलायंस था वो अब निप्पॉन के नाम से है। और मल्टी कैप के अंदर है हमारा दोस्तों पराग पारिक बहुत बढ़िया फंड है दोस्तों। ये जो हमारी जो फॉरेन वाली कंपनी होती हैं, फेसबुक जो है या फिर अमेजन है, उनके अंदर भी ये इन्वेस्ट करता है, तो बहुत शानदार फंड है ये। कैनरा रोबेको और UTI। और लास्ट है हमारी कैटेगरी ELSS यानी कि टैक्स सेविंग, उसके अंदर भी हमारा कैनरा रोबेको, एक्सेस और इन्वेस्को है। तो ये हमारी दोस्तों रैंकिंग हो गई। इसके अलावा जहाँ पे मैंने स्टार लगा रखा है दोस्तों, इसका मतलब उस फंड के अंदर हमने कुछ एडजस्टमेंट ली है, यानी कि या तो उसका AUM 1500 करोड़ नहीं है या फिर उसमें एग्जिट लोड ज़्यादा है, लेकिन उस फंड का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा था दोस्तों कि हमने उसको इसके अंदर शामिल किया है। तो ये आपके सामने है, आप इन म्यूचुअल फंड के अंदर ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करना, आपको बहुत बढ़िया शानदार रिटर्न मिलेंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।